सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज है डे 4 जो अपनी रीडिंग की सीरीज चल रही है और इस डे में आपा करने वाले हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती हैं। इतनी आसान बना देंगे, आप कहोगे सर मुझे रीडिंग में सबसे आसान ही लिस्ट ऑफ हेडिंग लगती है। ठीक है, जैसे आपने इंफॉर्मेशन कंटेनिंग का किया था वैसे ही लिस्ट ऑफ हेडिंग का करेंगे। देखो, एक चीज़ दोबारा से जो बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो माइंड में नोट कर लें। जो लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है ना, वो कभी भी किसी कीवर्ड पे या किसी एक लाइन से कभी नहीं लगेगी। ठीक है, अब एक पूरे पैसेज को एक टॉपिक देना होता है, एक पूरे पैसेज को एक हेडिंग देनी होती है, तो वो हेडिंग, पर्टिकुलर हेडिंग उस पैसेज में तभी लगेगी अगर उस जो पैसेज की पूरा का पूरा जो सेंट्रल टॉपिक है उस हेडिंग पे बेस्ड हो। इसका मतलब यह है भी अगर मैक्सिमम प्रोपोर्शन पैसेज का एक हेडिंग के बारे में बात कर रहा है तो ही वो उसका आंसर आएगी। ठीक है, तो हेडिंग कभी भी एक वर्ड और एक लाइन से, मतलब हेडिंग कभी भी इंडिविजुअल आइडिया या इंडिविजुअल वर्ड पे डिपेंड नहीं करती। हेडिंग हमेशा कलेक्टिव आइडियाज पे डिपेंड करती है, कलेक्टिव आइडियाज पे। ठीक है, मतलब उस पैसेज का मैक्सिमम प्रोपोर्शन जब उस हेडिंग के बारे में बात कर रहा होगा देन आप उसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो आज इस हेडिंग में दोबारा से मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो यूज करेंगे विजुअलाइजेशन। ओके, विजुअलाइजेशन। सो इस स्ट्रेटजी के साथ हेडिंग को करेंगे। कभी भी आपने पहले पैसेज स्टार्ट नहीं करना, आपने सबसे पहले हेडिंग्स रीड करनी है। हेडिंग रीड ऐसे नहीं क्लोथिंग सबसे गलत है, यहीं पे मार खाते हो। हेडिंग को विजुअल्स बनाने, हेडिंग के विजुअलाइजेशन बनानी है। मेरे साथ साथ चलिए, आपको बताता हूँ कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। सारी की सारी एनर्जी आपकी यहाँ पे अब फोकस कर लो और देखना कितनी आसान होती है। तो सबसे पहले रीड कैसे करनी है, इमेजेस बनानी है साथ की साथ। नंबर 1, क्लोथिंग सिंबलाइजिंग स्टेटस। मतलब क्लोथिंग क्या होती है आपको पता है, मतलब कपड़े पहनना। कह रहे हैं भी ऐसी ऐसा पैसेज जिसमें ये बात हो रही हो ना कि क्लोथ से, क्लोथिंग से, आपके पहरावे से किसी आदमी का स्टेटस पता चलता है, उसकी हेडिंग ये आएगी। अब ये उस पैसेज की हेडिंग आएगी जिसमें ये बातें होती हों भी ये बंदा अच्छे कपड़े पहनता है मतलब इसका स्टेटस ऊपर है, कोई दूसरा बंदा उसके कपड़े अच्छे नहीं होते उसका स्टेटस नीचे है, वो पुअर है, वो वेल्दी है। मतलब ऐसी बातें जिस पैसेज में मिलेगी चुप करके उसका आंसर ये लगा देना है। ये होती है इमेजिनेशन, ये होती है विजुअलाइजेशन। विजुअल्स बनाओ मेरे साथ साथ। दूसरी, फैक्टर डिटरमाइनिंग द डाइज क्वालिटी। जो डाई क्या होती है, जिसमें कलरिंग होती है। ठीक है, कपड़े को कलर करने वाली जो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसे डाई बोलते हैं। तो डाई की क्वालिटी को कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं या कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है ये क्वालिटी उसकी, उसमें उसकी हेडिंग ये आएगी। ठीक है, ऐसा पैसेज जिसमें ये बताया होगा डाई की क्वालिटी, उसमें ये सिर्फ फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स के नेम दिए होंगे भी, लाइक कलर पे या कोई कोई और चीज है या कोई पिगमेंट है या कोई एनीथिंग, कोई फैक्टर होगा उसका नाम भी दिया हो सकता है। तो सिर्फ फैक्टर या डाई की क्वालिटी से आंसर नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इनवैल्यूएबल कलर। मतलब ऐसा कलर जो इनवैल्यूएबल है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रही होगी और जो इनवैल्यूएबल है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन एंशियंट टाइम। अब एंशियंट टाइम की बात, लाइक हिस्ट्री की बात हुई होगी या फिर आपको लाइक वो ही ऐसा दे दिया होगा कि ईयर भी 1899 1799, उस समय प्लांट्स की इंपॉर्टेंस की बात। ठीक है, प्लांट से ये होता है, प्लांट से ये होता है, ऐसी बातें, मतलब फायदे प्लांट्स के। उसके बाद फ्रॉम फैमिली टू इंडस्ट्री। मतलब देखो ये बात डाइज की और पिगमेंट्स की हो रही है, मतलब कोई ऐसी चीज जो फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में आ गई, फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में आ गई, ऐसी ऐसे पैसेज की हेडिंग ये आएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ कलर्स, मतलब कलर्स की वैल्यू, मतलब रेड कलर की वैल्यू ये है, ब्राउन कलर की वैल्यू ये है, पर्पल की ये है, ऐसी बातें हुई होंगी कलर्स की वैल्यू। ठीक है, कोई ना कोई चीज होगी जो उसकी वैल्यू बता रही होगी। ठीक है, उसके बाद डाई स्टफ सोर्स इन द पास्ट। अब डाई स्टफ होगा कोई, तो डाई स्टफ का सोर्स क्या था, कब, पास्ट में, तो वहां पे सोर्सेज की बातें हुई होंगी और डाई स्टफ के सोर्सेज की बातें हुई होंगी, और लेकिन वो कब की बातें होंगी, पास्ट की।
ठीक है, इसमें ये चीज आप ध्यान रखना, पास्ट की बातें होंगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ डाई, जो डाई होती है ना, डाई उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी की काम, ड्यूरेबिलिटी होती है कितना टाइम चलती है, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है, उसकी बातें। देन कॉम्पिटिटिव एंड सीक्रेट इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के सीक्रेट्स और इसके कंपटीशन की बातें, ठीक है, और इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज डाइज की जो सीक्रेट्स हैं उनकी बातें। देन पिगमेंट्स, इनसोल्यूबल कलरिंग मटेरियल, इनकी बातें, दैट्स इट। तो अच्छे से विजुअल बन चुके हैं, अब आते हैं आपके पैसेज में। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं 14 बी पैसेज रीड करो, रीड करते हैं। इन एंशियंट टाइम all the dyes used were natural, actually this was true up until mid 80s। तो एंशियंट टाइम की बात है, मतलब मेरे माइंड में हिस्ट्री वर्ड आ गया, अभी हिस्ट्री की बातें हुई, ठीक है। अब कई बच्चे तो यहाँ पे देखोगे भी, हाँ कीवर्ड्स है यहाँ पे एंशियंट टाइम है, ये लगा देता हूँ, देखो बिल्कुल गलत है। अब पहले देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बातें हो रही हैं कोई प्लांट्स की, फिर आंसर लगाना है, ठीक है। द डाई स्टफ केम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज, सम कॉमनली अवेलेबल, अदर रेयर और डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। कह रहे हैं डाई स्टफ है ना, वो बहुत वैरायटी के नेचुरल सोर्सेज से लिया जाता था, ठीक है, डाई स्टफ, ठीक है। अब ये देखो केम फ्रॉम, केम क्या है, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट की बात चल रही है, पहले ही इन्होंने एंशियंट टाइम कह दिया, तो मतलब पास्ट की बातें चल रही हैं। सम कॉमन डाइज इंक्लूडेड, फिर पास्ट की बात भी, कुछ डाइज में तो लॉगवुड होता था, ये फर्स्टिक होता था, ये वोड होता था, इंडिगो होता था, मतलब ये अब जो डाई स्टफ बन रहा है ना उनकी बातें कर रही है भी, डाई स्टफ में क्या कुछ था। ऑल एग्जांपल्स ऑफ रेयर डाइज वुड बी कोकनील एंड टायरिन पर्पल, तो ये उनकी जो भी टाइप्स होगी, कलेक्टिविटी दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डाई स्टफ, तो इन स्टफ्स को क्या कह रहे हैं, डाई स्टफ। तो आप माइंड में फिट कर लीजिए, आपको अगर पता चल गया होगा इस पैसेज में ज्यादा बातें डाई स्टफ के बारे में ही हो रही है कि डाई स्टफ का क्या नेचुरल सोर्स था, डाई स्टफ इन चीजों से बनते थे और इन चीजों को कलेक्टिवली डाई स्टफ कहा जाता था, और डाई स्टफ वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स मोल्स्क। देखो डाई स्टफ कहाँ से आता था, वर मतलब पास्ट की बात, कहाँ से आते थे, प्लांट से, मोल्स्क से, ठीक है, इंसेक्ट से, वुड से, अक्रिंग मिनरल से, मतलब डाई स्टफ कहाँ कहाँ से आते थे, उन चीजों की यहाँ पे बातें चल रही है। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो यहाँ पे एक ऐसी हेडिंग थी, सबसे पहले कलरिंग ऐसे करना है, एलिमिनेशन मेथड, अब इसकी बात नहीं हुई, कोई कलर स्टेटस की बात नहीं हुई, फैक्टर डिटरमाइन द डाई की क्वालिटी की बात नहीं हुई, उसके बाद कलर की बात नहीं हुई, एंशियंट टाइम की बात हुई है, लेकिन प्लांट्स की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई भैया, फैमिली टू इंडस्ट्री की बात नहीं हुई, वैल्यू ऑफ कलर की बात नहीं, डाई स्टफ सोर्स इन द पास्ट, तो पास्ट की बात तो हो ही रही है क्योंकि एंशियंट टाइम है, और सारा पैसेज आपका सेकंड फॉर्म से या टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी हेडिंग के लिए। अब डाई स्टफ के सोर्सेज क्या हैं, प्लांट्स, ये आपके वुड्स, इंसेक्ट्स, अक्टिंग मटेरियल्स, और ऊपर भी इन्होंने काफी कुछ दिया हुआ है, मतलब आपका आंसर क्या आ चुका है, बी का 7th। अगर फिर भी कोई शक है तो आगे वाला भी देख लो, कोई ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी की बात नहीं हुई, इंडस्ट्री की, कलरिंग, पिगमेंट इंस्टेबिलिटी की बात नहीं हुई, तो एक ही आंसर बचता है 7th। तो ये है विजुअलाइजेशन एंड एलिमिनेशन मेथड की पावर, 100% एक्यूरेसी के साथ मैं लगा के आऊंगा भी, इससे के अलावा मेरा आंसर सही हो ही नहीं सकता। और अब बात करते हैं सी की। सी में क्या है, द वैल्यू ऑफ डाई इज नॉट जस्ट इट्स अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो इट्स फास्टनेस, फास्टनेस मतलब ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट द डेली यूज, मतलब सिर्फ अवेलेबिलिटी ही नहीं, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी इसकी वैल्यू को डिफाइन करती है। इट मस्ट विदस्टैंड वॉशिंग, वेयरिंग, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन विदाउट लूजिंग एन एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ कलर, मतलब ऐसा, मतलब चाहे वॉश करे, वियर करे, सनलाइट में हो या कहीं पे हो, इसका कलर नहीं उतना चाहिए, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है। द कलर एंड इट्स ब्राइटनेस ऑल्सो हेल्प टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करती हैं। प्रीमियम कलर्स वर पर्पल, ब्लू, ब्राइट शेड्स, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रीमियम कलर है। तो यहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें ज़्यादा जो बात हो रही है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं तो देखी थी, स्टेटस वाली बात नहीं हुई,
देखो वहाँ यहाँ पे कलर, वैल्यू ऑफ कलर तो आया है, लेकिन एक लाइन से आप इसका आंसर नहीं लगा सकते। पर्पल दिस एक लाइन से आंसर नहीं लगा। मैक्सिमम बात उसकी अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे हो रही है। तो ये था आपका अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी वाला, तो सी का आंसर आ गया आपका 8th। नाउ डी। एक लाइन एक वर्ड से मैंने पहले भी कहा आंसर नहीं लगेगा, ठीक है, पूरे पैसेज पे। देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम। फर्स्ट इज होम क्राफ्ट एंड ट्रेड। दो क्लासिफिकेशन है डाई की, एक तो घर में और एक ट्रेड में, ठीक है, और इंडस्ट्रियल कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथिंग, जो क्लोथ मैन्युफैक्चर होता है वो स्पिनिंग, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, टेंडर टू स्टे विद इन फैमिली यूनिट। ये सारी चीज, जब कपड़ा तैयार होता है ना, वो सारी फैमिली यूनिट में तैयार होता है, ठीक है। जो कपड़े को काटना, उसको जो भी करते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह, वो सारा एक फैमिली यूनिट का काम है। And exception to this would be carpet made in Anatolia and Persia, for example, or very fine sheer linen woven in Egypt. But the manufacture of dye, ये क्या है, their use in dyeing yarn cloth soon become industry। लेकिन डाई के आने बाद ये क्या, पहले तो घर पे चलता था, लेकिन अब ये इंडस्ट्री में चलने लगा है। स्पोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इवन एंटायर सिटी, ठीक है। सो आर्ट ऑफ द डाइंग वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्ट नोन टू मैन आफ्टर बिकम सिविलाइज्ड। तो सबसे अर्लीस्ट, सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा माने जाने वाला कब, ये डाइंग वाला सबसे अच्छा माने जाना एक ये क्या है, क्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग में चलेगी, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो यहाँ से क्या बात आपको समझ में आ रही है, देखो क्लोथिंग की बात नहीं हुई, क्वालिटी की बात नहीं हुई, कलर की बात नहीं हुई, इंपॉर्टेंस की बात नहीं हुई, लेकिन फ्रॉम फैमिली टू इंडस्ट्री आई थिंक आपके माइंड में हिट कर रहा होगा कि पहले जो घर पे बनते थे फिर ये इंडस्ट्री में चले गए, ठीक है। जैसे इजिप्ट की उन्होंने बात की, पहले वो कालीन कारपेट वगैरह वहाँ पे बनते, लेकिन अब ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में चली गई हैं डाइज के आने के बाद। सो इसका आंसर आ जाएगा 5th। देखो ये फायदा है विजुअलाइजेशन का। अब ई की बात करते हैं। As far back the man historically see rulers have set themselves apart from the everyone else by wearing exotic and rare item। कह रहे हैं भी पुराने जमाने में जो राजा महाराज थे वो अपने आप को दूसरों से अलग कैसे करते थे, by wearing exotic and real items, बड़े अलग से कपड़े पहनकर, ठीक है। डाइड क्लोथिंग और वेरी अर्ली ए पार्ट्स ऑफ स्टेटस। तो जो डाई से बने कपड़े थे वो एक स्टेटस का पार्ट बन चुके थे। स्टिल टुडे, आज भी इंपॉर्टेंट एंड वेल्दी प्रेफर टू वियर आइटम्स नॉट अवेलेबल टू ऑल। आज भी जो अपने आप को ज्यादा मतलब अच्छा समझते हैं, अलग समझते हैं, वो वैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो अवेलेबल नहीं होते इजीली। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या चीज आपको पता चल रही है, क्लोथिंग इज सिंबलाइज ऑफ स्टेटस। तो क्लोथिंग मतलब जैसे राजा महाराजा अपने आप को अलग से अलग कपड़े पहनते, मतलब स्टेटस था उनका, तो यहाँ पे स्टेटस सीधा भी उन्होंने लिख दिया है। तो ये आपका आ गया डी का फर्स्ट। अब इन द लास्ट एफ कह रहे हैं एंशियंट ग्रीक रोमन वर्ल्ड टायरिन पर्पल। जो रोमन वर्ल्ड और टायरिन थे, पर्पल बिकम द कलर ऑफ चॉइस। उनके लिए पर्पल कलर ज्यादा चॉइस था, किनके लिए, रूलर्स और एम्पायर के लिए। मतलब वो ये यहाँ के जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो पर्पल कलर को बहुत प्रेफरेंस देते थे। डाइज वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थी, देयरफॉर अवेलेबल टू ओनली अ फ्यू। उस टाइम बहुत ज्यादा लाइक डाइज नहीं थी, तो बहुत महंगी थी और सबके पास नहीं थी। व्हेन द लेटर टाइम मर्चेंट कंसिडर्ड अनइम्पोर्टेंट बिकम वेल्दी इनफ टू बाय अ पर्पल डाई, द लॉज वर पास टू प्रिवेंट देयर डाइल्यूटिंग इम्प्रेसिवनेस ऑफ द कलर। ठीक है, कह रहे हैं जब डाई सस्ती होगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कानून पास कर दिया भी ताकि वो पर्पल कलर को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद ओनली रूलर्स ऑफ एम्पायर वर अलाउड टू वियर पर्पल। उन्होंने ये रूल पास किया, सिर्फ जो रूलर्स और एम्पेरियर्स है वही पर्पल कलर ही पास करेंगे। हाउएवर द लॉ वाज चेंज्ड टू इंक्लूड द रूलर फैमिली, देन senators and so on, eventually losing its status. This is where the phrase born to purple come from। ठीक है, बाद में जैसे जैसे लॉ चेंज हुए तो उनकी पर्पल कलर की जो लाइक सबने पहनना स्टार्ट कर दिया और उसकी वैल्यू भी कम हो गई। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कलर की वैल्यू की बात की गई है। तो ऐसा मैंने कहीं पे हेडिंग देखी थी, जो है वैल्यू ऑफ कलर। तो ये आ गया इसका 6th। तो ऐसे इमेजिन करो और लगाओ, आपके आंसर कभी रॉन्ग नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेरा जो 15 डेज
राइटिंग की क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही है। 100% गारंटी देता हूँ भी इस क्लास को जिसने ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडीपी के रूल्स के साथ क्लास लगाऊंगा। 15 डेज में सारे टास्क 1 सारे टास्क 2 कवर करवाऊंगा। एकेडमिक की बात कर रहा हूँ मैं। इस 15 डेज में 2 मॉक टेस्ट रहेंगे। इस 15 डेज में रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, विद आईडीपी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, रूल्स रेगुलेशन समझाऊंगा। इतना सिंपल और इजी कर दूंगा कि राइटिंग के बाद आपके जो स्कोर है, आपका जो लेवल है वो अप देखना। ठीक है, और इस 15 डेज की क्लास की फी रहेगी 1500। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, पुरानी जो क्लास लगी है उनके फीडबैक सेंड कर दूंगा। अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो 8168321916 और 9467488225 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मंडे से स्टार्ट हो रही है, मंडे के बाद कोई भी बच्चा मैं बीच में ज्वाइन नहीं करवाऊंगा और 100% कह रहा हूँ आपके राइटिंग के लेवल को बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में।